डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका के नए राष्ट्रपति हैं, दूसरी बार बने हैं। नेता नगरी के इस सत्र में हम लोग बात करेंगे कि उनके राष्ट्रपति बनने से भारत किस तरह से प्रभावित होगा। भारत और अमेरिका के बीच हजारों करोड़ का व्यापार जो है, कई बिलियन डॉलर्स का, वो कैसे प्रभावित होगा। भारतीयों के हित कैसे प्रभावित होंगे। करीब 54 लाख भारतीय वहाँ रहते हैं, जो उनकी आबादी का करीब 1.5% हैं। तो उनके हित किस तरह से ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से प्रभावित होंगे, इस सत्र में इसी पर बात करेंगे। हमारे मेहमान हैं प्रोफेसर मुक्तदर खान, अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर में आप पढ़ाते हैं। हमारे साथ गीता मोहन है, स्टूडियो से ही फॉरेन अफेयर्स एडिटर हैं इंडिया टुडे टीवी में। रोहित शर्मा हैं, इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार हैं, अमेरिका से वाशिंगटन डीसी से हमारे साथ जुड़े हैं और इस खबर को लगातार वहीं से कवर भी कर रहे हैं। गीता जी, आप स्टूडियो में हैं, पहले मैं आपसे शुरू करता हूँ। एक जो कहते हैं ना कि ऑप्टिक्स, अभी तक जो इनॉग्रल एड्रेस देखा उसमें सीटिंग अरेंजमेंट की बड़ी बात हुई, कुछ उसमें मिस रिपोर्टिंग भी हुई कि पहली पंक्ति में एस जयशंकर बैठे थे, प्रधानमंत्री को न्योता नहीं गया पर एस जयशंकर वहाँ थे मौजूद। तीसरी पंक्ति में बैठे थे पर जो उनके और दूसरे काउंटर पार्ट्स हैं, जो और भी अमेरिका के मजबूत एलाई माने जाते हैं देश, उनसे आगे बैठा देखा गया। इस ऑप्टिक्स को बहुत बिटवीन द लाइंस पढ़ने की कोशिश की गई। उसके बाद जो उनके नए विदेश मंत्री हैं रूबियो से उनकी जो पहली किसी से भी व्यक्तिगत विदेश मंत्री काउंटर पार्ट से मुलाकात वो एस जयशंकर से हुई। इस ऑप्टिक्स को पहले आप बता दीजिए, अपन फिर विस्तार में जाएंगे और जो भी इसके सामरिक, व्यापारिक, दूसरे पक्ष हैं उन पर बात करेंगे। बट पहले इस ऑप्टिक्स को कैसे समझें हम? देखिए, कोई भी बड़ा इवेंट जब होता है तो ऑप्टिक्स बहुत मायने रखते हैं। कौन कहाँ था, किसने हाथ मिलाया, कौन किसने मुंह फेर लिया, किसने मुंह बनाया, तो ऑप्टिक्स बहुत मायने रखते हैं। आपने देखा होगा जब हमने G20 समिट होल्ड किया था तो तब भी ऑप्टिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट थे। ये देखा जा रहा था किसको कहाँ बिठाया था। यहाँ पर ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, कहीं ना कहीं मैं उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराऊंगी कि उन्होंने अपने डिग्निटरीज को ठीक से मैनेज नहीं किया। ऑप्टिक्स बहुत थे, म्यूज़िक, चाहे जिस तरीके के इवेंट्स उन्होंने होल्ड किए। और देखिए, काफ़ी मैच्योर तरीके से ट्रंप नज़र आए इस पूरे इवेंट को होल्ड करते हुए। शायद बहुत लोग डिसएग्री करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ठंड की वजह से जो वो चाहते थे वो नहीं हो पाया। वो चाहते थे कि वो बराक ओबामा का भी रिकॉर्ड तोड़ दें और ऐसे लोग जमा हो कैपिटल के बाहर, जहां ओथ टेकिंग सेरेमनी ओरिजिनली प्लान किया जा रहा था। लेकिन जब वेदर की वजह से वो अंदर इंडोर्स शिफ्ट कर दिया गया, तब आपने उनको बहुत भड़कीले स्टेटमेंट्स देते हुए नहीं देखा। उन्होंने बहुत ही उनके टीम ने, जो ट्रांजिशन और इनॉग्यूरल टीम था, उन्होंने बहुत ही मैच्योर तरीके से उसको हैंडल किया। कैपिटल वन अरीना में बहुत सारे जो सपोर्टर्स हैं उनको जगह दी, ताकि वो जब ओथ टेकिंग सेरेमनी ख़त्म हो उसके बाद आके वो उनसे भी मुलाकात करे या फिर उनको एड्रेस करे। लेकिन अगर आप वापस गेस्ट लिस्ट की बात करते हैं तो हाँ, दो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। एक तो आपने बता दिया कि वो थर्ड रो में बैठे थे, लेकिन लग ऐसा रहा था, क्योंकि थोड़ा प्रोट्रूडिंग सीट था, बाहर की तरफ था, तो ऐसा लग रहा था कि वो फ्रंट रो में बैठे हैं। नॉनदलेस काफ़ी इंपॉर्टेंट सीटिंग था उनका। लेकिन जिस तरीके से डिग्निटरीज को हैंडल किया जाता है, पोडियम में चीफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट और हेड्स ऑफ स्टेट थे, यानी कि प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर। जॉर्जिया मेलोनी, हार्वे मिले, चाइनीज़ वाइस प्रेसिडेंट, वो सब पोडियम में थे। लेकिन कहाँ खड़े थे वो? उनको जब आप स्टेट गेस्ट्स को इनवाइट करते हैं तो उनको एटलीस्ट बैठने की जगह, आगे फ्रंट रो में जगह मिलनी चाहिए। वो बिल्कुल पीछे खड़े थे। ऐसे लग रहा था कि जो एक्स्ट्रा जो स्टाफ होता है वो खड़ा है वहाँ पर, और वहाँ पर ये डिग्निटरीज खड़े थे। दो इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ जो वायरल हुई हैं जयशंकर को लेकर, एक ये था जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि उनको फ्रंट रो में बिठाया गया। नहीं, फ्रंट रो में नहीं था, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट सीटिंग था और उनके काउंटर पार्ट्स उनके साथ नहीं बैठे थे। इससे भी ये पता चलता है कि इंडिया को कितनी इंपॉर्टेंस ये एडमिनिस्ट्रेशन देने वाली है। लेकिन एक और वीडियो वायरल हुआ वहाँ पर, जहाँ पर ऐसे लग रहा था कि एक लेडी आती हैं और वो जयशंकर को इशारा करती हैं निकलने के लिए, और बहुत वायरल हुआ कि देखिए ये था रिस्पेक्ट, जयशंकर को बाहर निकलने को कह दिया। एक्चुअली में ये जो वीडियो था वो लेडी वहाँ पे जाके कैमरा पर्सन्स को कह रही थी, जो दिख नहीं रहे हैं,
क्योंकि आपको जो शॉट मिल रहा है वो पीछे से है, वो कैमरा पर्सन्स नहीं नजर आ रहे थे, वो कैमरा पर्सन्स को बोल रही थी हटने के लिए, और जो वीडियो वायरल हुआ उसमें ऐसा लग रहा है जैसे बाद में किया, जी, इंडिया इसका टुडे ने भी fact फैक्ट check चेक किया है जी। तो ऑप्टिक्स इंपॉर्टेंट है लेकिन सब्सटेंस भी इंपॉर्टेंट है। क्वाड मीटिंग हुआ, बायलैटरल, सबसे पहला बायलैटरल मार्को रूबियो का जयशंकर के साथ हुआ, लेकिन इसमें आप बस ये ना सोचे कि इंडिया को बहुत इंपॉर्टेंस मिल रहा है। सबसे पहले मार्को रूबियो ने जो कंसर्न जताया वो इलीगल इमिग्रेशन को लेकर। तो सब्सटेंस में आप ये कंसर्न्स बहुत देखेंगे। इस बारी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इंगेज बहुत करेगा इंडिया को, लेकिन अपने इंटरेस्ट को आगे रखते हुए, यानी कि ट्रेड और टैरिफ्स उनके लिए एजेंडा में सबसे ऊपर होंगे, और अनडॉक्यूमेंटेड इंडियंस। ठीक है, एक प्रोफेसर खान आपके पास आ रहा हूँ, और ये इन सारी बातों पर जो मुलाकात हुई दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की, और जो टैरिफ किंग, ये ऑप्टिक्स में लग रहा है कि प्रायोरिटाइज, एस जयशंकर ने कहा कि ये मालूम होता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कैसे प्रायोरिटाइज कर रहा है बायलैटरल रिलेशंस को, लेकिन टैरिफ किंग भी कहा है पिछले ही ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत को, तो उन पर भी बात करेंगे। लेकिन एक ना बहुत 3-4 बातें उनके बारे में स्पष्ट हैं, उन पर एक एक करके करेंगे कि टैरिफ बढ़ाने की वो धमकी देते हैं, बढ़ाते भी हैं। पिछले कार्यकाल में वो टैरिफ किंग कह चुके हैं। कंजर्वेटिव इकोनॉमिक पॉलिसी के वो हिमायती हैं, वो चाहते हैं कि अमेरिका का जो पैसा जहां बाहर, देश से बाहर कम से कम जाए, जो चैरिटी वर्क उनके शब्दों में है अमेरिका करता है वो ना हो, WHO से और तमाम जगहों से कदम वापस खींचना, या अमेरिका की अर्थव्यवस्था के बारे में सबसे पहले सोचना, अमेरिका के लोगों के हितों के बारे में पहले सोचना। दुनिया में अमेरिका जो एक जिम्मेदारी महसूस करके इसको निभाता आया है वर्षों से, वो उससे वो बहुत अलाइंड महसूस नहीं करते हैं। तीसरी बात यह है कि ट्रंप इलीगल इमिग्रेशन के खिलाफ सख्त पॉलिसी के हिमायती हैं। ये भी कह दिया उन्होंने कि इस तरह का डिपोर्टेशन इस बार होगा कि जैसा कभी हुआ नहीं, जो अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं उनको, और उसमें कुछ संख्या भारतीयों की भी है, एक अंदाजे के मुताबिक 18,000। इससे ज़्यादा बड़ी चिंता H-1B वीज़ा को लेकर के थी, जिसके तहत लाखों भारतीय वहाँ काम करते हैं। कुछ स्पष्टता हाल के बयान में उसमें आई या नहीं आई, उस पर भी बात करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें कॉम्पिटेंट लोग पसंद हैं, सिर्फ इंजीनियर नहीं, हर स्तर पर वो चाहते हैं कि कॉम्पिटेंट लोग अमेरिका आएँ। इन पर बात करेंगे, उनकी ओथ सेरेमनी और उससे निकली बातों पर भी। लेकिन जो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी का मैं जिक्र करना चाहता हूं, जो इंडिया टुडे पे हमारे एक साथी युद्धजीत शंकर दास ने की है। प्रोफेसर खान, ये सवाल आपके लिए है, और उन्होंने कहा है कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के भाषण या विज़न में एक किस्म की सिमिलैरिटी है, उनकी लैंग्वेज और जिस तरह के शब्द वो इस्तेमाल करते हैं अपने संबोधन में। ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका ग्रेटेस्ट, मोस्ट पावरफुल, मोस्ट रेस्पेक्टेड देश बनेगा। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि विश्व गुरु या विश्व मित्र बनेगा। दोनों ही लोग नेशनल यूनिटी और नेशनल प्राइड की बात करते हैं। ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका कलर ब्लाइंड बनेगा और मेरिट बेस्ड होगा। प्रधानमंत्री मोदी इसी को सबका साथ सबका विकास कहते हैं। मोदी आत्मनिर्भर भारत पे जोर देते हैं, या मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम्स उन्होंने चलाए कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जिनकी हमें ज़रूरत है हम कोशिश करें कि अपने यहाँ ही बनाई जाएँ, मैन्युफैक्चर की जाएँ। ट्रंप भी चाहते हैं कि ऑयल और गैस जो है ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिका खुद निकाले, जो उनका कैंपेन है ड्रिल बेबी ड्रिल। और दोनों एक बात और कहते हैं कि ईश्वर ने उन्हें इस काम के लिए चुना है। आपको दोनों की पॉलिसीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये तो भाषण और ज़ुबान की समानताएं हैं, पर दोनों की नीतियों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगता है कि दोनों की नीतियों में भी कुछ समानताएं हैं? देखिए, पॉलिसीज इंडिया में अगर आप देखें हैं, अगर लोकसभा इलेक्शन पे गौर करते हैं तो ऑल पार्टीज हैव बिकम लेफ्टिस्ट वेलफेयर पार्टीज। मतलब लाडली बहन, ये सारे पॉलिसीज, खुद भारतीय जनता पार्टी फखर से कहती है कि हम 80 करोड़ लोगों को खाना भिजाते हैं। सो नैरेटिव तो पहले राइट विंग का था इकोनॉमिक्स, बट अब पिछले कई इलेक्शन से आप देख रहे हैं कि इट डजंट मैटर विच पार्टी इज देयर, लोगों को सिर्फ क्या क्रेडिबिलिटी है स्कीम्स की, वेलफेयर स्कीम्स की और ये लाभार्थी स्कीम्स की। सो यू डोंट सी एनीथिंग लाइक दैट फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप। मतलब ऐसे ये लाभार्थी टाइप कोई भी स्कीम नहीं है। इनफैक्ट जो बजट कटिंग की बात कर रहे हैं, $2 ट्रिलियन कट करना चाह रहे हैं इलॉन मस्क, तो देयर आर लॉट्स ऑफ फियर्स के जो मेडिकल हेल्थ केयर है, मेडिकेड है, उन चीज़ों को काट दिया जाएगा। एंड सम जो बेसिकली वेलफेयर स्कीम्स है उसे वो कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये साल पहला साल है अमेरिका की तारीख में जब इंटरेस्ट ऑन लोन्स
डिफेंस बजट से ज़्यादा हो गया है। डिफेंस बजट अमेरिका का अगर पूरे चीज़ें अगर आप मिला लें, इंटेलिजेंस वगैरह, तो तकरीबन $1 ट्रिलियन के करीब है, और इंटरेस्ट पेमेंट्स खाली $1 ट्रिलियन से ज़्यादा हो गए। सो वाइल द रेटरिक इज़ द सेम, क्योंकि ये सब राइट विंग पॉपुलिस्ट लीडर्स हैं, तो अगर आप मेलोनिया को भी कंपेयर करें या आप ऑरबैन को कंपेयर करें हंगरी के, यू विल फाइंड द सेम काइंड ऑफ थिंग्स, कल्चरल इंटेग्रिटी, फियर कि हमारी नेशनल आइडेंटिटी और हमारी रेस वगैरह खतरे में है। तो द रेटरिक ऑफ द पॉपुलिस्ट लीडर्स आर द सेम, लेकिन उनकी पॉलिसीज में थोड़े फर्क हैं। बट व्हाट इज हैपनिंग इज, जैसा ओपनिंग स्टेटमेंट में हमने ऑप्टिक्स पे ज्यादा दिया, ये ऑप्टिक्स सिर्फ इंडियन मीडिया इज ऑब्सेस्ड विद इट। अमेरिका में ऐसा ऑप्टिक्स पे ज्यादा गौर क्यों ही नहीं दे, नोबडी केयर्स अबाउट इट। और वो ऊपर वाला जो, वो मैंने एक शो एक्चुअली अपने चैनल पे किया अबाउट हिम सिटिंग, जयशंकर सिटिंग इन द थर्ड रो, बिकॉज इंडिया में एक थोड़ी सी हलचल मच रही। दे आर ट्राइंग टू से कि इंडिया विल बी ओके अंडर ट्रंप, बिकॉज ट्रंप और नरेंद्र मोदी के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, they have good. In fact, कल डॉक्टर जयशंकर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि the visible charisma, the visible chemistry between नरेंद्र मोदी and डोनाल्ड ट्रंप percolates down. मतलब उन्होंने ऐसा एक्सप्लेन करा कि ये दोनों जब गले मिलते हैं, it takes care of policy differences. तो ये जो नर्वसनेस है कि ट्रंप क्या टैरिफ लगाएंगे या नहीं इंडिया पर, क्या H1B बंद हो जाएगा, ऑल दिस नर्वसनेस को काम डाउन करने के लिए ऑप्टिक्स पे अटेंशन पे कर रहे हैं। देखो कितना करीब है डॉक्टर जयशंकर को, कोई नोबडी इज वरीड अबाउट इट। शी जिनपिंग का जो हैंस जेंग आए, ही वाज ऑन, मैंने कहा कि 2 डब्बे हैं, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। डॉक्टर जयशंकर सेकंड क्लास में बैठे हुए थे, हांस जेंग वाज सिटिंग इन द फर्स्ट क्लास। ये बात कोई इंडिया में नहीं कह रहा है। सो आई थिंक ऑप्टिक्स इज नॉट इंपॉर्टेंट, देयर आर फ्यू थिंग्स टू कीप इन माइंड। फॉरेन पॉलिसी में 2 इन्फ्लुएंसेस होते हैं, एक जो इंटरनेशनल स्ट्रक्चर को लेकर है। तो ट्रंप के जीतने से दुनिया नहीं बदल गई, चाइना ज्यादा पावरफुल नहीं हो गया, कमजोर नहीं हो गया। सो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, दे विल हैव द सेम इम्पैक्ट ऑन ट्रम्प्स फॉरेन पॉलिसी जो बाइडन के लिए। इसलिए आपने देखा होगा कि मेनी चीजेस थिंग्स बाइडन डिडंट चेंज। इंडो पैसिफिक उन्होंने नहीं बदला, एब्राहमिक अकॉर्ड्स ट्रम्प के, ही केप्ट ऑल ऑफ दोस थिंग्स। सो ट्रम्प विल कंटिन्यू विद सम फॉरेन पॉलिसी इश्यूज, जो डोमेस्टिक प्रायोरिटीज है वो बदलेगी। तो इंडिया और द यूएस के लिए देयर आर 3-4 थिंग्स व्हिच आर वेरी क्रिटिकल। एक, टू सम एक्सटेंट द इलीगल इमिग्रेंट्स का इशू। India is now the 3rd biggest provider of illegal immigrants to the US. पिछले साल 97,000 लोगों को बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने पकड़ा और छोड़ दिया। ये जो 18,000 की बात हो रही है, that is not the real figure. The real figure is close to 750,000 illegal immigrants हैं। मैं बाद वक्त इंडियन रेस्टोरेंट्स में जाता हूं और बंदा जो मेरे से पूछता है, सर आप दाल मखनी खाएंगे, फिर उसके बाद इमीडिएटली AI के बारे में बात करना शुरू कर देता है। ही इज एन इंजीनियर and working like a waiter, बड़ी अफसोस होता है मुझे। So there are about 750,000। ये जो 18,000 है, ये जेलों में है, इनको फौरन रिपोर्ट कर सकते हैं पकड़कर। It could be immediately done. So that is what is the, but the second thing जो सबसे problematic है, इंडिया में कोई मनी या मिंट नाम की कोई वेबसाइट है which has done a very good research कि जो टैरिफ डिफरेंशियल है, यानी अमेरिका जितना टैरिफ इंडियन गुड्स पे लगाता है और इंडिया जो अमेरिकन गुड्स, वो कुछ 11.9% से ज्यादा है। यानी इंडिया इज चार्जिंग अमेरिकन 10% मोर या 12% मोर इन टैरिफ देन द यूएस। और अगर ये इमीडिएटली नजर पड़ गई ना ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में किसी, इट इज गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम। द अदर थिंग इज कि जो पिछले 2 साल में, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, नोबडी इन इंडिया इज टॉकिंग, सबसे बड़ा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स अमेरिका में हो गए। चाइना में 300 से 30 हो गए हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, 90% ड्रॉप। वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया नहीं है। इंडिया से भी पैसा भाग रहा है, इंक्लूडिंग प्राइवेट मनी एंड कमिंग टू द यूएस। सो वो सारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यूएस में आ रहा है पिछले 2 साल से, बिकॉज यूएस इज ट्राइंग टू रिवर्स ऑफशोरिंग। तो जब ये पॉलिसी डिस्कस की जाएगी कि चाइना +1, यानी चाइना से इन्वेस्टमेंट्स निकाल कर कहाँ करेंगे, इंडिया वॉज प्रेजेंटिंग इटसेल्फ एज नंबर 1 ऑल्टरनेटिव। इट शुड बी चाइना प्लस इंडिया या ओनली इंडिया। बट नाउ इंडिया विल compete with the US। अगर किसी ने कहा जाके डोनाल्ड ट्रंप को कि लेट्स मूव द एप्पल फैक्ट्री फ्रॉम चाइना टू चेंबूर या चेन्नई,
ही इज गोइंग टू से आर यू मैड, उसको वहीं पे फायर कर देगा ट्रम्प, कहेगा यू हैव टू मूव इट हियर टू टेनेसी एंड मिशिगन। तो आई थिंक वहां पे ये दो चीजों में काफी टेंशन हो सकता है। और वन इंपॉर्टेंट पार्ट, इंडिया इज वेरी लकी, जितने भी फॉरेन पॉलिसी के बंदे हैं उनके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दे आर एंटी चाइना, प्रो इजराइल एंड प्रो इंडिया। और ये जो मार्को रूबियो है, नॉट ओनली डिड ही मीट द फर्स्ट पर्सन ही मेट एज सून एज ही गॉट स्worn इन बायलैटरल इंडिया के साथ, डॉक्टर जयशंकर के साथ, लेकिन पिछली जुलाई में ही ट्राई टू पास अ बिल in which he wanted to elevate India to the status of a NATO ally. और हाँ, वो जो काम कर रहे थे, it was very interesting. India is not interested in signing a military alliance with America. तो अमेरिका unilaterally इंडिया को ally बना रहा है through law rather than through treaty. It is a very technical thing that he is trying to do. तो he is very keen, but problem ये है कि पहले आपको याद था कि पहले इंडिया की किस्मत ऐसी थी कि अमेरिका लुक्ड एट इंडिया थ्रू द लेंस ऑफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अब दे आर लुकिंग एट इंडिया थ्रू द लेंस ऑफ चाइना। इंडिया नीड्स टू बी, मतलब आई एम इंसल्टेड दैट दे लुक एट मी एज इफ आई एम एन बैलेंसर अगेंस्ट चाइना। इंडिया को इंडिया की हैसियत पे दे शुड डील विद इंडिया ऑन इंडियाज टर्म्स, नॉट बिकॉज इट इज एन एलाई अगेंस्ट चाइना। सो दैट इज मार्को रूबियो और ये जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है, they are all looking at India as a balancer of China, and that is going to become very difficult because Trump administration, Trump ने पिछले 4-5 दिनों में कोई ऐसी चीजें की जो आई थिंक इंडियन थिंकर्स ऑन फॉरेन पॉलिसी शुड पे अटेंशन। इलेक्शन के बाद से उसने 5 ओवरचर्स किए हैं चाइना की तरफ। नंबर 1, ही इनवाइटेड शी जिनपिंग पर्सनली बिफोर एनीबडी एल्स, ठीक है। अभी तक नरेंद्र मोदी को ट्रंप ने फोन नहीं किया, ही डिड नॉट इनवाइट मोदी, ही कॉल्ड शी जिनपिंग, इनवाइटेड हिम। फिर उसके बाद पिछले हफ्ते ही हैड अ लॉन्ग कॉन्वर्सेशन विद शी जिनपिंग ऑन पॉलिसी इश्यूज इंक्लूडिंग ट्रेड, फेंटेनिल वगैरह। तीसरी चीज, उन्होंने टिकटॉक को वापस लेकर आ गया और उस डिस्कशन में शी जिनपिंग के साथ टिकटॉक के बारे में बातचीत हुई। चौथी, ही हैज एक्सप्रेस्ड एन इंटरेस्ट कि आई वांट टू बी द फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट टू गो टू चाइना इन द फर्स्ट 100 days। तो ये बात भी ट्रंप ने कह दी। और पांचवी चीज, ही हैड प्रॉमिस कि ही वुड इम्पोज टैरिफ्स ऑन चाइना। 2 किस्म के टैरिफ्स, एक 10% और एक 60% कह रहे हैं। तो वो 10% वाला वाज सपोज्ड टू कम ऑन day 1, उसने वो रोक कर ही हैज पोस्टपोन्ड इट टू February 1st। सो दैट मीन्स देयर इज सम बिहाइंड द सीन्स नेगोशिएशंस गोइंग ऑन विद चाइना। ट्रंप अगर डिसाइड्स कि आई कैन रिवर्स ग्लोबल पॉलिटिक्स बाय बिल्डिंग रिलेशंस विद चाइना, and if they are looking India through China, तो फिर इंडिया के लिए it will become a big problem। ठीक है, इसी जगह पर रोहित, मैं आपके पास जाऊंगा, गीता जी को जाना है, इनका एक और प्रोग्राम है, बट इसी नोट पर मैं पूछूं कि क्या जो बाइडन का जो प्रशासन था उससे डील करना भारत की मौजूदा सरकार के लिए बेटर था क्या ये इतना इजी ब्लैक एंड वाइट तरीके से देख सकते हैं? देखिए, ट्रंप की टैक्टिक्स अलग हैं, थोड़ी सी वो अग्रेसिव हैं, वो धमकियों का इस्तेमाल करते हैं और अल्टीमेटली आपको बातचीत की नेगोशिएटिंग टेबल पर लेकर आने का उनका मकसद होता है और फिर एक अच्छी डील कट कर लेने की मंशा भी उसके पीछे दिखती है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एक ये डिफिकल्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगा? फॉर श्योर। देखिए, ट्रंप 1.0 और ट्रंप 2.0 बहुत अलग दिखने वाले हैं, बहुत अलग नज़र आएंगे। जो डीलिंग्स होंगे वो भी बहुत अलग होंगे। तो कंपैरिजन अगर हम ट्रंप 1.0 और बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के बीच करें तो भारत सरकार के जो एंगेजमेंट्स ट्रंप सरकार के साथ तब हुए थे वो काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी आगे बढ़े, चाहे वो डिफेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करें। लेकिन चैलेंजेस भी थे क्योंकि ट्रेड और टैरिफ्स को लेकर ट्रेड में बात ही आगे नहीं बढ़ी, हार्ली डेविडसन को लेकर, और टैरिफ्स जो भारत से ट्रंप ने कहा था कि टैरिफ्स हटा दें और भारत नहीं मान रहा था क्योंकि वो एक प्रेसिडेंट सेट कर देता। तो बड़े सारे चैलेंजेस भी थे। लेकिन बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी अगर आप देखें तो बहुत आगे बढ़े हैं रिश्ते। जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जिस तरीके से नज़र आ रहा है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जिस तरीके से दोनों देशों के बीच हमने देखा, वो काफ़ी अनप्रेसिडेंटेड रहा है। लेकिन फ़र्क बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रंप 2.0 में ये रहेगा कि एक तो ट्रेड में ट्रंप बहुत टफ होगा भारत के साथ,
दूसरी बात, जिस तरीके से हमने अपनी बात रखी जब रूस और यूक्रेन का वॉर हुआ और जब इसराइल हमास पर में वॉर चल रहा था और फिलिस्तीन यानी कि पैलेस्टाइन को लेकर जिस तरीके से भारत ने अपनी बात रखी और उसको एकदम अमेरिका डिड नॉट टेक ऑफेंस टू इट। रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान जिस तरीके से हमने फिर से अपनी बात रखी और कहा कि हमें कार्व आउट चाहिए, हम अपना डिफेंस कोऑपरेशन और डिफेंस जो हमारा वो है एंगेजमेंट है उसको तोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि रशिया एक ट्रेडिशनल हिस्टोरिकल पार्टनर है। हम तेल खरीदेंगे आपको चाहे पसंद हो या ना पसंद हो। और आपने देखा कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन शुरुआत में काफ़ी गुस्से में था लेकिन आहिस्ते आहिस्ते समझने लगा क्योंकि उनको भारत की ज़रूरत थी और ज़रूरत है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में कहते हैं कि पुतिन और ट्रंप काफ़ी करीब हैं, ये भी कहा जाता है कि शायद वो एक पीस निगोशिएट कर लेंगे, लेकिन अगर पुतिन और ट्रंप के रिश्ते ख़राब हुए तो ये मानकर चलिए कि ट्रंप जिस तरीके से बाइडेन टॉलरेंट थे भारत को लेकर, ट्रंप भारत को के साथ टॉलरेंट नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि हम कह देंगे कि नहीं हम तो ऑयल खरीदेंगे, हमें ये चाहिए ही, हमें इसमें कार्व आउट चाहिए ही, और वो मान जाएंगे। मुश्किल होगा। भारत किस तरीके से अपना पोजीशन रखेगा, क्या गिव एंड टेक होगा, वो देखना होगा। लेकिन ट्रंप भारत के साथ काफ़ी टफ होंगे इन मामलों पर, जहाँ पर आपने जयशंकर को अलग अलग फोरम में जाके बोलते हुए देखा, जहाँ पे उन्होंने कहा कि भारत अपने इंटरेस्ट को आगे रखेगा, अगर हमें तेल खरीदना है रूस से और उसमें हमें फ़ायदा है तो हम वो करेंगे। शायद वो पोजीशन ट्रंप के साथ ना रहे। ठीक है, रोहित के पास चलते हैं। वॉशिंगटन डीसी से आपकी रिपोर्टिंग रोहित हमने देखी। टैरिफ पर थोड़ा सा बात करते हैं। जो इंपोर्ट पर जो टैक्स लगने वाला जो टैक्स होता है उसको टैरिफ बोलते हैं। ट्रंप की जो टैरिफ पॉलिसी है उसको थोड़ा सा समझाइए। पिछली बार भी पिछला जो उनका कार्यकाल था तब भी ट्रंप ने भारत का जो स्टील और एल्यूमिनियम है उस पर टैरिफ लगा दिए थे, फिर भारत ने भी उसके जवाब में और टैरिफ लगाए थे, फिर उन्होंने टैरिफ किंग कहा था भारत को। वो इतिहास की बात हो गई है। कई लोग ये भी कहते हैं कि ट्रंप पहले जितने अनप्रिडिक्टेबल नहीं हैं, अब एक बार उनको कार्यकाल में ट्राइड एंड टेस्टेड हो गए हैं। हमें मालूम है कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, और कौन सी चीज़ें सिर्फ वो बातचीत की मेज पर एक लेवरेज हासिल करने के लिए कहते हैं, तो वो भी उनकी डिप्लोमेसी का हिस्सा है। लेकिन भारत के संबंध में जब हम कहते हैं एक ब्रिक्स हमने एक बनाया है जिसमें हम चाहते हैं भाई हमारा ये सपना है कि हम डॉलर से जो हमारी निर्भरता है कारोबार की उससे हम धीरे धीरे कम करें। पर ट्रंप आते हैं सरकार में और आते ही ये कहते हैं कि अगर ब्रिक्स देश डॉलर को कम करने के बारे में, डॉलर के बियॉन्ड कुछ सोचने के बारे में सोचेंगे तो हम 100% टैरिफ लगाएंगे। ये कोई अच्छा सेंटिमेंट तो नहीं है। मतलब ये कोई जब कंफ्यूज्ड हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के एक अनसर्टेनिटी का भाव है भारत में कि क्या असर एक्चुअली पड़ेगा। कुछ अच्छे चीज़, एक ऐसा फल है जिसका कुछ हिस्सा मीठा और स्वादिष्ट होगा, पर कुछ हिस्सा कैसा होगा, हमें कड़वा भी हो सकता है और हो सकता है कि पेट भी खराब करे। लेकिन मुझे थोड़ा ये समझाएं, ये जो संकेत है ये क्या बहुत बड़ा संकेत नहीं है कि भाई आपको डॉलर में ही ट्रेड करना पड़ेगा, ये किस्म की दादागिरी रहेगी? देखिए, इकोनॉमिक वॉरफेयर और सैंक्शंस अमेरिका की हमेशा से एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल रहा है अमेरिकन डिप्लोमेसी का। ये पहली बार नहीं है कि इस तरह की कोई बात हो रही हो। हमेशा से अमेरिका ने चिताया है कि इफ यू डोंट फॉलो व्हाट वी वांट टू यू टू डू, हम सैंक्शंस लगा देंगे, विल गेट इनटू इकोनॉमिक वॉरफेयर। और टैरिफ इज अ पार्ट ऑफ दैट। अगेन, नॉट अनकॉमन। इनफैक्ट कल JP मॉर्गन के जो चीफ है उन्होंने भी ये बात कही कि गेट ओवर इट। अगर वो टैरिफ लगा रहे हैं तो उससे ठीक है थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन बढ़ेगा, बट एवरीबडी विल फॉल इन लाइन। दिस इज अ बिगेस्ट बैंकर इन अमेरिका सेइंग दैट। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यस, एक टैक्टिक है निगोशिएट करने की, और उससे कहीं ना कहीं जो हमेशा कहते थे कि एक ट्रांजैक्शनल अप्रोच रहेगा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का, ट्रंप 2.0 का, वो साफ तौर पे दिख रहा है। देखिए, मैं थोड़ी बातें मैं आपके आई गेट टू योर पॉइंट जो आपने आखिरी में सवाल पूछा, बट लेट्स थिंक अबाउट इट फ्रॉम अ वेरी बेसिक अमेरिकन पर्सपेक्टिव। अगर आपने डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट किया है तो आपने डोमेस्टिक पॉलिसीज के लिए वोट किया है। आप चाहते हैं कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो, यहाँ पे जॉब्स हो, यहाँ पे इन्फ्लेशन कम हो। ये सारी चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण रही हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 3 दिनों में जितने भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास किए, इनफैक्ट हर घंटे में वी वर गेटिंग एन अपडेट, आप उनको अगर देखें तो उन्होंने सारी वही चीजें करने की कोशिश की है जिससे उनका बेस खुश हो और यहां पे लोगों को लगे कि वो डोमेस्टिक इश्यूज जो थे उसको देख रहे हैं। तो ही इज नॉट वरीड अबाउट कि मैं फलाना कुछ करूंगा उससे भारत पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा फिलहाल, या उससे चाइना पे क्या होगा। ये आई डोंट थिंक ही इज वरीड अबाउट दैट राइट नाउ।
उनकी जो स्टार्ट रही है, इट इज अबाउट अमेरिका फर्स्ट, और वो हमें देखने को मिला है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो आपने ब्रिक्स की बात कही, कोई भी अमेरिकन राष्ट्रपति, आप ट्रंप का नाम हटा दीजिए, कोई भी अमेरिकन राष्ट्रपति, अमेरिकन फॉर दैट मैटर, ये नहीं चाहेगा कि डॉलर की वैल्यू कम हो। डॉलर जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अमेरिका की। तो उनका सिर्फ फर्क यह है कि वो ओपनली थ्रेटन करते हैं, जो शायद जो बैक चैनल्स में या क्लोज डोर्स में जो बातें होती होगी अबाउट डी डॉलराइजेशन ऑफ इकोनॉमी एंड हाउ टू टैकल दैट, वो डोनाल्ड ट्रंप डंके की चोट पे कहते हैं कि अगर आप ये करेंगे तो हम आप पे इतना बड़ा टैरिफ लगा देंगे। और अगर आप ये भी समझिए कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वो एक साथ पूरे ब्रिक्स को डिसमेंटल कर रहे हैं। क्या भारत चाहेगा कि उस पर 100% टैरिफ लगे? क्या ब्राजील चाहेगा? रशिया, वी डू नॉट नो। तो साउथ अफ्रीका क्या अफोर्ड कर सकता है ये चीजें? सो ही इज वेरी स्मार्ट विद दैट। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप एक नेगोशिएशन टेक्निक तो है ही, बट ही इज ऑल्सो कीपिंग अमेरिकन इंटरेस्ट एट द फोर फ्रंट। अब टेंजेंशियल उस पर चीजें अगर कुछ हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल कि भारत के साथ कुछ चीजें विच इंडिया डजंट लाइक, मुझे नहीं लगता उन्हें फर्क पड़ता है। इंडिया, और जैसा कि प्रोफेसर खान कह रहे थे कि बहुत बदकिस्मती है कि हमारा जो प्रिज्म है, अनफॉर्चुनेटली अमेरिका जिस तरह से देखता है भारत को, वो पहले पाकिस्तान था और अब चाइना है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात कही खान साहब ने कि अगर ट्रंप इज एबल टू गेट टू अ पॉइंट विद द चाइनीज, जैसे रेगन के समय में हो गया कि सब कुछ सही चल रहा है, देन वेयर डज इंडिया स्टैंड? तो भारत के लिए मुझे लगता है कि जयशंकर साहब यहां पे आए, हमने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कल यहां पे इनफैक्ट, तो एक चेंज जिसकी गीता भी बात कर रही थी, बहुत विजिबल है। आप आंखें दिखा के बात कर सकते थे, आप कहते थे हम लीडर हैं ग्लोबल साउथ के, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हमारी कंट्री है, हमें ऑयल बेचना है, किससे खरीदना है हम करेंगे। आप ट्रंप के साथ और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये नहीं कर पाएंगे, और ये ग्राउंड रियलिटी है। आप पहले कहते थे कि हम हमारे अनडॉक्यूमेंटेड लोगों को नहीं लेंगे, आप पहले ही बात आप आते हैं कहते हैं हाँ जी 18,000 लोगों को तो हम साथ में ले जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इट इज अगेन अ टेंजेंशियल आउटकम, जिसमें इंडिया इज सेइंग कि वी विल फॉलो थ्रू व्हाट यू आर सेइंग। उन्होंने कहा कि अनडॉक्यूमेंटेड लोगों को, और आज जो लेकिन राइली एक्ट है जो शायद इस पर ट्रंप आज साइन कर देंगे, उसमें एक क्लॉज है कि जो भी देश अपने अनडॉक्यूमेंटेड लोगों को वापस नहीं लेगा, हम उनको वीजा इशू करना बंद कर देंगे। तो भारत के पास ऑप्शन क्या रह गया यहां पे? इंडिया डजंट हैव एन ऑप्शन। हम दिखा ये रहे हैं, हम उस पर कर्व ये डाल रहे हैं कि देखिए हम तो लेने को तैयार है। यू डोंट हैव एन ऑप्शन, आपको लेना ही पड़ेगा, नहीं तो आपके वीजा रुक जाएंगे आपके देश से। इट विल बिकम अ लॉ टुडे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप 2.0 या 1.0 हम कितना भी गए, ही इज अ बिजनेसमैन, इट इज अ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप, और भारत विल हैव टू रिएक्ट। भारत को देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और जो बाइडेन का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, मुझे पता है भारत में बहुत लोग खुश हुए जब ट्रंप जीत के आए, और ही सीन दिस माचो मैन और ये और वो। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका अलग था काम करने का। दे वुड टॉक टू यू, दे वुड स्टिल बी स्टर्न विथ यू, लेकिन पब्लिकली वो जो है वो बहुत आपको प्यार दिखाते थे। फॉर एग्जाम्पल G20 जब भारत में हुआ तो सबसे बड़ा रोल प्ले किया था प्रेसिडेंट बाइडेन ने और NSS सलिवन ने, जब जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आ पा रहा था G20 कंट्रीज का। इट वाज अमेरिका जिसने कहा कि ठीक है छोड़िए, वी डोंट वांट टू मेस दिस अप फॉर इंडिया। हम इनको अगर रशिया को अगर कुछ चाहिए या चाइना को कंसेशन चाहिए, लेट्स डू दैट, लेट्स नॉट मेक इट अबाउट दैट। अमेरिका ने अपना दबाव हटाया था। क्या ट्रंप वो करेंगे? जो सबसे डोनाल्ड ट्रंप जो मैं कहते हैं कि उनसे बड़ा लीडर नहीं है विश्व में, आई डोंट थिंक इतने सारे कंसेशंस भारत को मिलेंगे। सो इंडिया विल हैव टू फाइंड इटसेल्फ। इंडिया को अपनी स्टोरी स्पिन करनी पड़ेगी, और ये आने वाला जो समय है नोबडी कैन प्रिडिक्ट, बट वन थिंग इज फॉर श्योर कि यहां पे जो हवाएं हैं वो बदल गई हैं, और देयर इज अ न्यू शेरिफ इन टाउन। और भारत को स्पेसिफिकली, बी इट टैरिफ्स, बी इट वीजास, बी इट ग्लोबल डिप्लोमेसी, इट विल हैव टू री इंजीनियर एंड री फाइंड इट्स ओन सेंस कि हम यहां पे रेलेवेंट कैसे रहे। और द बेस्ट थिंग फॉर इंडिया इज कि जब तक चाइना अमेरिका के साथ एक स्ट्रेटेजिक कंपटीशन में है, तब तक भारत की रेलेवेंसी रहेगी और बहुत ज्यादा रहेगी। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि ट्रंप किस तरह से इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहते हैं। ठीक है प्रोफेसर खान, मैं सिटीजनशिप और वीज़ा इश्यूज़ वाले मसले पे अभी इस बातचीत के आगे चर्चा में पहुंचेगी तो मैं उस पर आऊँगा अलग से, लेकिन एक सवाल थोड़ा सा और स्पष्टता से पूछा जाए। हमारे यहाँ शेयर मार्केट आप देख रहे हैं कि भारत में इस समय अच्छे हाल में नहीं है। पिछले कुछ महीनों की अगर आप देखें, FIIs पैसा निकाल रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के आने से उसको जोड़ करके देखा जा रहा है। ये किस चीज़ का रिफ्लेक्शन है? मतलब अगर इसके कई कारण हैं, सिर्फ अमेरिका ही नहीं है,
पर अगर अमेरिका अपने हिस्से का जो कारण साझा करता है तो उसको हम कैसे समझें? दो चीजें हो रही हैं। एक कि इंडिया की इकोनॉमी स्लोइंग डाउन एंड उस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं हो रहा है। आपको तो पता है कि सेकेंड क्वार्टर में इंडिया की इकोनॉमी का जीडीपी रेट ड्रॉप टू 5.4%। हालांकि आरबीआई वगैरह वे सेइंग 6.5, आईएमएफ तो 7, गीता गोपीनाथ वाज टॉकिंग अबाउट 6.5 to 7%, लेकिन वो गिर गया टू 5.4। और दो चीजें हो रही हैं। एक कि आपने सुना होगा कि चंद महीने पहले इंडिया क्रॉस $1 ट्रिलियन इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स इन द लास्ट 20 years। उस पर काफ़ी चर्चा हो रही, लेकिन जो इंडिया की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स जो इंडिया में आ रही हैं वो एक्चुअली गिर गई हैं। जो आ रही हैं वो मॉरिशस और सिंगापुर से आ रही हैं। दीज आर फेक, दीज आर प्रोबेबली पीपल लाइक अंबानी एंड अदानी जो अपने पैसे रीराउट कर रहे हैं थ्रू मॉरिशस एंड सिंगापुर टू अवॉइड टैक्सेस इन इंडिया। और तीसरी चीज़ जो हुई है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, यानी जैसा कि गोल्डमैन सैक्स हैं और जेपी मॉर्गन हैं, इस तरह के, ये पिछले 4 महीने से मुसलसिल पैसे इंडिया से निकालकर अमेरिका में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो दिस हैज़ रियली अपसेट द इंडियन स्टॉक मार्केट। उसका जो सबसे बड़ा वजह ये है कि इंडिया की जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है डोमेस्टिक, वो सिर्फ 4% से ग्रो हो रही है। GDP is growing only because of government investments, जो capital investment, रोडें बना रहे हैं, एयरपोर्ट्स बना रहे हैं। So there is a problem with the Indian economy. 2025, I'm sorry to say, is going to be a tough year for India, diplomatically और economically. अगर third quarter में भी अगर GDP growth slow हो जाता है, then there will be capital flight out of India. So that is one problem that is happening. दूसरी चीज, ये जो रशिया वाली तेल की बात है, आपको पता है कि कल से या डे बिफोर यस्टरडे, यानी पिछले 2 दिन से इंडिया के सारे बैंक्स हैव स्टॉप्ड अलाउइंग पेमेंट्स फॉर रशियन ऑयल। ठीक है, मतलब खत्म हो गया, दैट डील इज ओवर। और ये दिस वाज डन नॉट बाय ट्रम्प, इट वाज डन बाय ओबामा। ओबामा ने जाते जाते ना इंडिया को कई थपड़े मार के चले गए। एक तो ये जो उन्होंने ऑयल टैंकर्स पे जो सैंक्शंस लगाए हैं, इट अफेक्ट्स 1/3 टू चाइना एंड 2/3 टू इंडिया। यानी सबसे ज्यादा नुकसान इंडिया का हुआ है वो सैंक्शन से। रशिया का भी नहीं हुआ बिकॉज रशिया कैन देन ट्राई लैंड राउट टू चाइना। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज के बाइडेन आपके साथ हंस हंस के बात करके राइट हैंड से आपके गले मिलेगा, लेफ्ट हैंड से आपकी पॉकेट चुरा लेगा। ट्रम्प बोल देगा मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा विदाउट एक्चुअली समटाइम्स नॉट इवन डूइंग इट। सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग, ब्लस्टर बहुत है डोनाल्ड ट्रम्प में, बिकॉज ही इज कॉन्स्टेंटली थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ एज ए रियलिटी शो स्टार, और पब्लिक देख रही है, ऑडियंस देख रही है, वो ऑडियंस के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। बट द पॉइंट इज के बोथ द कंट्रीज डू नीड ईच अदर। और इंडिया का प्रॉब्लम ये है कि इंडिया इज यूजिंग फॉरेन पॉलिसी टू शोर अप डोमेस्टिक ओपिनियन। इंडिया की जो फॉरेन ट्रेड है, आप देखें, इंडिया इज ए नेट इंपोर्टर लाइक द यूएस, यानी इंडिया के इंपोर्ट्स आर मोर देन इंडियाज एक्सपोर्ट्स। अगर टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स को अगर आप देखते हैं इंडिया से, तो इंडिया हैज नेगेटिव ट्रेड विथ एवरीबडी। सिर्फ जर्मनी से थोड़ा बैलेंस्ड है, और यूएस इज द ओनली कंट्री जिसके खिलाफ इंडिया हैज ए ह्यूज ट्रेड सरप्लस ऑफ ओवर $50 बिलियन, यानी तकरीबन $100 बिलियन का ट्रेड है। इंडिया कुछ 70-80 मतलब 50 का डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ व्हाट इंडिया एक्सपोर्ट्स। दैट इज समथिंग दैट इंडिया विल हैव टू डिफेंड अगेंस्ट ट्रम्प, बिकॉज वो ही इज गोइंग टू कम आफ्टर दैट ट्रेड, जो कह सकते हैं आप डेफिसिट। और जो तीसरी चीज ये है, जो डी-डॉलराइजेशन, पीपल हैव ए वेरी रॉन्ग नोशन। देखिए, जो डॉलर का जो इस्तेमाल होता है उसके कई वजूहत। एक तो रिजर्व करेंसी की बात होती है, डॉलराइजेशन, तो वो गिर गया है डेफिनेटली, इट हैज कम डाउन टू 59%। वो ना तो चाइना के वजह से हुआ, ना ब्रिक कंट्रीज की वजह। सबसे बड़ा थ्रेट टू यूएस इज द यूरो, क्योंकि तकरीबन 30-40 अमेरिकन पार्टनर्स विच आर यूरोपियन कंट्रीज, now they are keeping their reserves in their own currency, which is euros, which is about 20% of the reserves in the world. दूसरी चीज ये है कि क्योंकि यूरोपियन ट्रेड इतना ज्यादा यूरोज में हो रहा है, ट्रेड इन डॉलर्स हैज कम डाउन a little bit to about 70%. लेकिन डॉलर में इनवॉइसिंग
90% से ज़्यादा हो रही है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से कि आपने मुझे कहा मुख्तदर आई वांट टू सेल यू माय आईफोन फॉर 25,000 रुपये, मुझे समझ में नहीं आएगी बात कि आप क्या कह रहे हैं। So what you will have to do is you will convert the 25,000 into dollars and then tell me that in dollars and invoice me in dollars and I may pay you in any currency. मैं आपको या तो डॉलर में पे करूंगा, अगर आप डॉलर नहीं लेना चाह रहे तो मेरे पास थोड़े रुपए पड़े हुए हैं, मैं आपको रुपये दे दूंगा, वरना दिरहम दे दूंगा। So what is happening is कि ये जो दूसरे countries are doing रूपी ट्रेड, रूपी रूबल ट्रेड, उसमें इन्वॉइसिंग भी अभी भी डॉलर में हो रही है। So dollar has not become weak. There's this perception that dollar is becoming weak, और उस पे Donald Trump will definitely go after people. और एक चीज मैं डोनाल्ड ट्रंप की भी बात करता हूँ कि he is not going to be very consistent and he is not going to be, मतलब एक किस्म से uncertainty और unpredictability रहेंगी, but he is not going to be very consistent. वो कल आज एक बात कहेंगे, कल कोई दूसरी चीज कर देंगे। So India has to be prepared for this uncertainty, but ये जो इंडिया में खुशियां मनाई जा रही थी डोनाल्ड ट्रंप के जीतने से, मैं आप लोगों को दोबारा याद दिलाना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो कैंपेन स्लोगन था वो अमेरिका फर्स्ट था, वो इंडिया फर्स्ट नहीं था। रोहित शर्मा, आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, चूंकि उसमें बड़ी रुचि है, जन रुचि है। एलॉन मस्क ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं डोनाल्ड ट्रंप के सरकार में आने से। वो हमने उनके जेस्चर भी देखे, उस पर विवाद भी हुआ, लेकिन वो क्लियरली बहुत एविडेंट था कि वो बहुत प्रसन्न है। विवेक रामास्वामी ने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी से वो एग्जिट कर गए, फिर ये कहा गया कि शायद वो गवर्नर बनना चाहते हैं, पर फिर इस तरह की खबरें चली कि उनकी जो है एलॉन मस्क से नहीं बनी। विवेक रामास्वामी ने बहुत ही इस तरह का इफेक्टिव कैंपेन चलाया था प्रेसिडेंसी के लिए जब नॉमिनेशन के बाद, जिसकी भारत में बड़ी चर्चा होती थी, उनके आर्ग्यूमेंट्स बहुत भारत में सुने जाते थे। क्या है अंदर खाने की बात इसमें? बात दरअसल ये है कि और ये आई मीन दिस इज नाउ ओपन सीक्रेट, ही डिड नॉट जेल, वो नहीं हो पाया उनसे। और दो चीजें हैं इसमें। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, एक तो क्रिसमस के समय एक महीने पहले, ऑलमोस्ट एक महीने पहले, अमेरिका में H1B को लेके एक्स पे, ट्विटर पे बहुत बवाल मचा, ऑनलाइन हेट भारतीयों को मिली। इंडियन अमेरिकन जो इलेक्टेड कांग्रेसमैन है उनको भी कहा गया आप वापस चले जाइए। और ये जो मागा का फैक्शन है जो सोचता है कि, जो समझता नहीं है शायद हाउ दीज वीजाज वर्क, उनका ये मानना था कि H1B वीजाज अमेरिकन जॉब्स ले रहे हैं। और बहुत सारा टेक्निकलिटी है, शायद मैं नहीं समझा पाऊंगा, बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये जो रेट्रिक है अमेरिकन पॉलिटिशियंस का, स्पेशली रिपब्लिकन्स का, और इनफैक्ट कहीं डेमोक्रेट्स का भी, बर्नी सैंडर्स का नाम भी मैं इसमें लूंगा, वो एक हमें समझने को मिला कि अमेरिकन पब्लिक का पूरा ये सेंटिमेंट है। पहले ऐसा कहा जाता था कि सिर्फ रिपब्लिकन से जो सोचते हैं H1B वीजा अमेरिकन जॉब ले रहे हैं, पर अब समझ में आया कि पूरा एक स्पेक्ट्रम है ऑफ पॉलिटिशियंस एंड सपोर्टर्स जो नहीं चाहते H1B वीजास। जब ये विवाद चल रहा था तो विवेक रामास्वामी ने एक बहुत कंट्रोवर्शियल ट्विटर पे पोस्ट डाली और उसमें उन्होंने अमेरिकन कल्चर के ऊपर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अमेरिका में बच्चों को बड़ा किया गया है, और उन्होंने खुद की बात की, जिस तरह के टीवी शोज चलते थे और देखते थे, और वो एक अमेरिकन वाइट या आप अमेरिकन कल्चर में अलग था, और भारतीय जो अमेरिका में बड़े हुए थे बच्चे, उनका कल्चर किस तरफ से अलग था, और इसलिए वो स्टेम एजुकेशन में और इंजीनियरिंग फील्ड्स में आगे आते हैं और बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। I think that broke a lot of his, love with MAGA या ट्रम्प कैंप। मैं ये भी याद दिलाना चाहूंगा कि एक साल पहले जब वो प्राइमरीज में थे डोनाल्ड ट्रम्प के अगेंस्ट में, डोनाल्ड ट्रम्प ने स्नेक कहा था विवेक रामास्वामी को। फिर विवेक रामास्वामी बाहर निकल गए, उन्होंने उसको ट्रम्प को एंडोर्स किया, और तब से वो लगे हुए थे ट्रम्प के इलेक्शन में। लेकिन कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि अ ब्राउन मैन कैन नॉट preach Americans about their country and their culture। तो ये जो चीज उन्होंने कही विवेक रामास्वामी ने, और जिस तरीके से उन्होंने कही ट्विटर पे जाके या एक्स पे जाके, आई थिंक वो बहुत डिड नॉट बोर्ड वेल। दूसरा जो आइडिया का क्लैश था, आई थिंक विवेक रामास्वामी जो है, आपने देखा है कि बहुत फ्लैम्बॉयंट है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े सॉर्ट ऑफ फिलोसॉफिकल डिस्कशंस करते हैं अमेरिका के बारे में, ट्रूथ अबाउट अमेरिका, ये वो मस्क के साथ नहीं जा रहा था। और इसकी शुरुआत हुई थी जब स्टीफन मिलर, जो अब व्हाइट हाउस में DHS में और में व्हाइट हाउस में, सॉरी मैं उनका टाइटल भूल रहा हूं, लेकिन स्टीफन मिलर जो व्हाइट हाउस में है, उनकी, हाँ जी, इमिग्रेशन, तो उनकी जो वाइफ है उसको पहले डोज में लेके आए
इलॉन मस्क, ये अनाउंसमेंट हुई थी राइट बिफोर 10 days बिफोर क्रिसमस, और उसके बाद ये विवाद हुआ, और ये ऑब्वियस सी बात है, इट डिड नॉट गो वेल। और अगर आप देखेंगे तो भी, मतलब इसके बाद जब इनॉग्रेशन के तुरंत बाद रामास्वामी ने कहा कि भाई मैं डोज से बाहर जा रहा हूं, मस्क ने शायद एक्नॉलेज भी नहीं किया उस चीज को। और तीसरी चीज, जब ये पूछा गया, प्रेस सेक्रेटरी को पूछा गया कल, तो ट्रम्प के प्रेस सेक्रेटरी को, तो उन्होंने कहा देखिए अब वो ओहायो के लिए गवर्नर के लिए रन कर रहे हैं, तो वो डोज में नहीं रह सकते, उस पर भी विवाद है। यू कैन नॉट बी, वो रन कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो भी गवर्नर बन गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये इसमें बहुत ज्यादा सच्चाई है कि उनकी बन नहीं पाई, और रामास्वामी के लिए ये बहुत बड़ा लेसन है आई थिंक। और ये बात मैं कई और लोगों से भी कर रहा था कि आपकी जो बात है, आपकी जो भावनाएं, उसे कहने का तरीका और उसका समय और प्लेटफॉर्म क्या है, वो देखना बहुत जरूरी है। और ये भी दर्शाता है कि आप कितने भी सक्सेसफुल हो जाए अमेरिका में, यू कैन बी एक्स वाई एंड जी, और ये पहली बार नहीं है। लेकिन अगर आप एक अलग एथनिसिटी से हैं, आप एक अलग रिलीजन से हैं, तो आपको अमेरिका में मेन स्ट्रीम होने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा आपको उसमें देखना पड़ेगा आप कब क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा आपके ऊपर आईज होगी। तो अगेन इट्स अ लेसन फॉर विवेक रामास्वामी, इज ओनली 39, होपफुली देखेंगे उनका फ्यूचर उनके लिए क्या होल्ड करता है। लेकिन हाँ, उनकी नहीं बनी। ट्रम्प में जो ट्रम्प कैंप के जो लोग थे, स्टीफन बैनन जैसे लोगों से उनकी नहीं बनी, मस्क से उनकी नहीं बनी, और इसलिए फिर उनको डोज से जो है दरकिनार कर दिया गया। जब डोज अनाउंस हुआ था तो इट वाज सेइंग वी विल रिमूव रिडंडेंसीज फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट, और कई लोगों को नौकरियों से निकाल देंगे। धमकी दी थी विवेक रामास्वामी ने कि हम बहुत सब कई लोगों को फायर कर देंगे। अब काफी लोग हंस रहे हैं कि ही वाज द फर्स्ट वन टू बी फायर्ड फ्रॉम डोज। और दूसरी बात यह है कि एलिजाबेथ वॉरेन जो सेनेटर है मैसाचुसेट्स ने इतना मजाक उड़ाया था, शी सेड ये बंदे आ रहे हैं टू रिमूव रिडंडेंसी फ्रॉम फेडरल गवर्नमेंट, लेकिन एक जॉब पे 2 बंदे। सो दैट वाज आल्सो अनदर प्रॉब्लम। तीसरी चीज ये है कि द वे ही वाज रिमूव्ड वाज नॉट वेरी, इट वाज क्वाइट अनसेरेमोनियसली। मतलब कहते हैं ना कि बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले, वही हुआ। ट्रंप ने उसको कहा कि आप जाइए और ओहायो से सेनेटर बन जाइए, जो जगह जेडी वैंस ने खाली की है। तो 4 या 5 दिन ही बाकी थे फॉर द गवर्नर ऑफ ओहायो टू अनाउंस हु इज गोइंग टू रिप्लेस जेडी वैंस। तो लोग समझ रहे थे कि ही विल अपॉइंट विवेक रामास्वामी, और विवेक रामास्वामी गवर्नमेंट से निकल के सेनेट में आ जाएंगे, और फिर ही विल बी आउट ऑफ द प्रॉब्लम फॉर ट्रंप। लेकिन जो गवर्नर है ओहायो, क्या उसने अपने असिस्टेंट को भिजा दिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो 2 साल तक सेनेट में रहेंगे। ही इज गोइंग टू हैव सो मच एडवांटेज। अब जाके विवेक रामास्वामी इज नाउ गोइंग टू रन फॉर ओहायो सेनेट, और वो जो गवर्नर का नाम बोल रहा हूँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर ओहायो, वो सेनेट में 2 साल रहेगा। ही विल हैव समथिंग टू शो फॉर हिज ट्रैक रिकॉर्ड। और एक चीज मैं आपको ये बताता हूँ कि वन थिंग दैट जो राइट विंग इंडियन अमेरिकन है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इंडिया में वो राइट विंग पॉलिटिक्स सपोर्ट करते हैं, लेकिन अमेरिका में लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स सपोर्ट करते हैं इंडियन अमेरिकन। तो द सेम पर्सन, आई एम नॉट सेइंग कि डिफरेंट कैटेगरीज हैं। इंडिया में वो नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करते हैं, अमेरिका में यूजुअली बाइडेन और डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करते हैं। बट ये जो राइट विंग इंडियंस है, जैसे निकी हेली है, विवेक रामास्वामी है, ये भूल जाते हैं कि दे आर ब्राउन। आई थिंक व्हाट दे शुड डू इज कि जो उनका टेलीप्रॉम्प्टर रहता ना, उसमें एक छोटा सा आईना लगाना चाहिए, सो व्हाइल दे आर टॉकिंग दे कैन कंटिन्यू टू सी देयर स्किन कलर। अमेरिका इज ए ग्रेट कंट्री, और आई कैन टेल यू दिस मच कि जितना मुझे रेसिज्म दूसरी जगहों पे एक्सपीरियंस किया, आई हैव ट्रैवल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड, स्पोकन इन मोर देन 50 कंट्रीज, सबसे कम रेसिज्म मुझे अमेरिका में एक्सपीरियंस किया हूँ। बट अमेरिका इज ए रेसिस्ट कंट्री। और खान साहब, एक और चीज मैं ऐड कर दूं, बिकॉज हमारे मीडिया लोगों के लिए बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं लोग ना, एक कोई नाम आता है तो कि ये तो अगला फ्यूचर प्रेसिडेंट है, ये है वो है। और मुझे याद है, मैंने कहा भी था उस समय 1 साल पहले, मैंने कहा देखिए उनका कोई चांस नहीं है। लोग कह रहे थे वो वाइस प्रेसिडेंट बन जाएंगे विवेक रामास्वामी, और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आई थिंक अ लॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है ना, हमारी भारतीय मीडिया बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाती है। सो वी शुड कीप अ चेक ऑन आवर इमोशंस। जब भी ऐसा कोई नाम आता है, वी शुड लेट देम प्रूव देमसेल्व्स एंड देन जंप ऑन द बैंडवैगन। भारतवंशियों के नाम पर मैं एक सवाल, बॉबी जिंदल गायब हो गए हैं, एंड निकी हेली इज नॉट इन द एडमिनिस्ट्रेशन। जी प्रोफेसर खान, इसी में एक सवाल उषा वांस के बारे में, जेडी वांस की पत्नी। एक हेडलाइन हमारे यहाँ एक भारत के एक अखबार में छपी, उषा वांस द आउटसाइडर हु बिकेम अ व्हाइट हाउस इनसाइडर, और उसमें ये लिखा कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज सेड दैट ही वुड हैव चोजन उषा वांस, जेडी वांस's wife, as his vice president, as
quote, she's smarter but the line of succession did not work that way. देखिए, उषा वांस इज वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट ब्रिलियंट लड़की है, एंड आई थिंक शी इज द मेंटर ऑफ जेडी वांस। ये ना, ये गांव वाले को लेके लाल बस से उतर के आया, हम कहते हैं हैदराबाद में, ये गांव से आया, ये उसको शी हैज पॉलिश्ड हिम ओवर द इयर्स। सो शी, और इनकी एक टीचर थी येल में, प्रोफेसर लॉ स्कूल, so they have together mentored JD Vance in उनकी किताबें वगैरह। So I think JD Vance is lucky, and I think Usha Vance is one of the stars of the Indian American community. इतनी elegant है, इतनी polite है, and it will be a tragedy if she does not serve the country in some capacity. अभी छोटे हैं बच्चे, I think that is why probably she is going to stay out of the limelight. But I think later on she will probably try and enter politics. But she is really a great asset for the Indian American community और JD Vance के लिए। और मुझे लगता है कि एक दो मुलाकातें जो ट्रंप के साथ हुई होंगी, उसमें she was shining. एंड हर पब्लिक एपिसोड में आप देखिए, जो स्वेरिंग इन सेरेमनी में लोग JD Vance को भूल के they were all talking about उषा जी। और आई ऑल्सो वांट टू से समथिंग दैट शी इज फ्रॉम जो स्टेट मैं छोड़ के आया इंडिया से, आंध्र प्रदेश। अब वो तेलंगाना बन गया जहां से मैं आता हूं, बट शी इज फ्रॉम आंध्र प्रदेश। आप वापस अपने डिस्कशन पे आते हैं जो ट्रेड वाला था, उसमें ना एक पहलू तो प्रोफेसर खान ये है कि साहब ट्रेड वॉर हो जाएगा, फिर वो 100% लगा देंगे, फिर हम 100% लगा देंगे, जाने दुनिया की स्थिति किसकी होगी, डिसएडवांटेज किसका ज़्यादा होगा, नुकसान तो दोनों को ही होगा और दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी को नुकसान होगा। पर एक अलग तरह का पहलू भी है। एक मार्केट रिसर्च फर्म है नोमुरा, उसने सितंबर में एक रिपोर्ट पेश की थी और इस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने पर एशिया पर क्या क्या असर पड़ सकता है, उन चीज़ों को हाईलाइट किया गया था। और इसमें ये सुझाव दिया गया कि डोनाल्ड ट्रंप का जो राष्ट्रपति बनना वो भारत के लिए एक तरह से फ़ायदेमंद भी हो सकता है। और इसकी बड़ी वजह यह है कि अमेरिका का जो चीन विरोधी अप्रोच है, एंटी चाइना अप्रोच है, तो भारत की जानी मानी ब्रोकरेज फर्म है JM फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटी, उनकी एक रिपोर्ट में भी ये कहा गया कि अगर ट्रंप चुनाव जीतते हैं तो इससे अमेरिका चीन के सामान पर मोटा टैक्स लगाएगा। दुनिया भर की जो कंपनियां हैं उनकी चाइना +1 की रणनीति से जो भारत को ज़्यादा फायदा होगा, और भारत की ऑटो कंपनियां फिर जो हैं वो नए तरह के निर्यात के लिए उनके रास्ते खुलेंगे, इंडियन कंपनीज को मौका मिलेगा। क्या आप ये होता हुआ देखते हैं कि ट्रंप के आने से चाइना पर शिकंजा बहुत कसेगा और एक अपॉर्चुनिटी बनेगी उसको रिप्लेस करने के लिए इंडिया के लिए? देखिए सर, आई एम गोइंग टू बी वेरी ब्लंट ऑन दिस इश्यू, और इंडिया के कई सीनियर इकोनॉमिस्ट दे हैव ऑलरेडी स्पोकन ऑन दिस। ऑलरेडी चाइना +1 स्ट्रैटेजी शुरू हो गया है, नॉट ओनली बाय द US बट ऑल्सो बाय यूरोपियन यूनियन। तो दे आर ऑल डूइंग फ्रेंड शोरिंग, ऑफ शोरिंग वगैरह। इसका फायदा किसको हुआ है पिछले 1.5 साल में? इंडिया को नहीं हुआ। इसका फायदा वियतनाम को हुआ है, इसका फायदा मेक्सिको को हुआ है, इसका फायदा अमेरिका को हुआ है, ब्राजील को भी हुआ है थोड़ा, टू सम एक्सटेंट ब्राजील ऑल्सो। सो इंडिया इज ऑलरेडी मिसिंग द चाइना +1 बस। तो इंडिया का प्रॉब्लम यह है कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर स्टिल डज नॉट मीट द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो चाइना में था फॉर मैन्युफैक्चरिंग पर्पसेस। नंबर 2, आपको ये सुन के बड़ी हैरत होगी कि देयर इज ऑल्सो अ परसेप्शन कि इंडिया में एजुकेशन सिस्टम बहुत खराब हो गया। इंडिया के जो इंजीनियर्स निकल रहे हैं हजारों से, दे आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग द काइंड ऑफ स्टफ द पीपल नीड फॉर प्रोड्यूसिंग मैन्युफैक्चरिंग। मुझे हैरत हो रही है कि वियतनाम हैज अ बेटर ट्रेन्ड वर्कफोर्स देन इंडियाज वर्कफोर्स। जब से आईफोन इंडिया में असेंबल होने लगा, उसके बाद आपको याद है 2-3 चिप रिलेटेड असेंबली लगी थी, उसके बाद से कोई ऐसा मेजर इन्वेस्टमेंट इंडिया में नहीं आया। इनफैक्ट फॉक्सकॉन ने थोड़े पैसे वापस भी ले लिए हैं, इट्स इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम इंडिया, बट द मेन इन्वेस्टमेंट्स आर गोइंग इन अदर कंट्रीज, स्पेशली मैक्सिको में। और जब से डोनाल्ड ट्रंप की ये टैरिफ वाली धमकी आई है, फॉर एग्जाम्पल, जब अगर डोनाल्ड ट्रंप 10% से टैरिफ बढ़ा देते हैं अक्रॉस द बोर्ड, तो जर्मनी की इकोनॉमी डूब जाएगी। जर्मनी कार इंडस्ट्री विल कोलैप्स। इसलिए क्या कर रहा है जर्मनी? They are all coming and investing inside America. They want to build their cars in America ताकि they can get around the tariffs brigade. तो जो बड़े बड़े firms हैं, they are thinking of moving from China to the US to avoid US tariffs. तो in that sense, US tariffs
is going to become a foreign direct investment magnet. और फिर अगर अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाती है, नॉट बिकॉज अमेरिकन फर्म्स आर इन्वेस्टिंग बट बिकॉज BMW एंड मर्सिडीज इज इन्वेस्टिंग इन चाइना. चाइना को अगर चांस मिला तो वो BYD जो उनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो अमेरिका में बनाने की कोशिश करेंगे. वे ऑलरेडी यूरोप में, हंगरी वगैरह में टू गेट अराउंड द टैरिफ्स दे आर डूइंग. सो टैरिफ्स हैज बिकम एन इम्पोर्टेंट वे टू डू दिस. इंडिया के लिए the way India, there is no shortcut, ये कहना चाह रहा हूँ मैं इंडिया के लिए, until they improve their education system, until they improve their infrastructure to compete with China's, it is not going to happen. Automatically नहीं कह देंगे कि भाई हम इंडिया के रिस्क लेंगे. प्लस अभी भी India's ease of doing business has gone down to about 65. रैंकिंग इंप्रूव हुई है इंडिया की, बट इट इज नॉट कंपेरेबल टू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन से वियतनाम या मलेशिया या दूसरी चीज. और ये जो चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी है, इसका सबसे ज़्यादा फायदा चाइना उठा रहा है, क्योंकि जो वियतनाम वगैरह में जो इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, टू अवॉइड वो चाइना की कंपनीज हैं हु आर मूविंग देयर ओन मैन्युफैक्चरिंग टू ईस्ट एशियन कंट्रीज, ताकि फिर मतलब अगर चाइना की चीज़ें इंडोनेशिया में बनते हैं तो उस पर वो टैरिफ्स, जो एक्स्ट्रा टैरिफ्स चाइना पे लगाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, वो उन पे नहीं लगेंगे. सो देर इज ऑल दिस वेरी सीरियस जियो इकोनॉमिक स्ट्रैटेजीज चल रहे हैं. What India will need to do is to focus on improving infrastructure and focus on improving the educational level. मतलब जो skills है, competency, वो that is रघुराम जो इकोनॉमिस्ट है, जो फॉर्मर RBI है, रघुराम लोगों ने भी, रघुराम राजन, तो ही इज ऑलवेज बीन सेइंग दिस. अशोका मोदी बोल के एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट है जो प्रिंसटन में पढ़ाते हैं, दे हैव एक्चुअली रिटन अबाउट इट. क्योंकि मैं इंडिया से इंजीनियरिंग और MBA करके आया हुआ हूँ, आई सी सो मेनी हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस who are highly educated. We get a wrong impression about India's education. बिकॉज इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है. इंडिया में 3 कंट्रीज हैं, एक जो टॉप 10% है जिसकी GDP इज लाइक फर्स्ट वर्ल्ड, लेकिन जो बाकी के हैं दे आर वेरी पुअर. अगर आप डेटा देखें, जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ये वो राजस्थान, अगर आप इनको लें तो इनका जो GDP पर कैपिटा है वो बांग्लादेश और पाकिस्तान से कम है. वो इट इज ऑन द सेम लेवल एज सब सहारन अफ्रीका. अगर आप तेलंगाना और बिहार को कंपेयर करें, तेलंगाना इज 6 times रिचर देन बिहार ऑन पर कैपिटा इनकम. बिहार की पर कैपिटा $800 है. सोचिए आप, अमेरिका की 89,000 है, बिहार की 800 है, तेलंगाना की 4,000 के ऊपर है. सो देर आर मेनी इंडियाज इनसाइड इंडिया एंड सम इंडियाज विल मूव. तो आप ये देख रहे हैं कि सारी मैन्युफैक्चरिंग साउथ में जा रही है, तमिलनाडु, कर्नाटका, हैदराबाद, ऑल द IT स्टफ. So India will have to improve skill sets of the workers before ये get around. और globalization का दौर खत्म हो गया है सर, और globalization has benefited India to some extent. उसका विनर सबसे बड़ा चाइना है. और अगर आप मार्को रूबियो की जो टेस्टिमोनी थी बिफोर द हियरिंग के ओपनिंग स्टेटमेंट्स, उसमें आप साफ देख रहे हैं कि अमेरिका फील्स कि हमको फ्री राइडर, मतलब ये कंट्रीज लाइक चाइना ने हमारे फ़ायदा उठाया है. And I don't think they are going to make the same mistake with India. और हमने 2-3 चीज़ों की बात नहीं की, जो अदानी का केस है और जो पन्नों का केस लेकर, it left a very bad taste among the policy elite in America. और policy elite, it doesn't matter whether it is right wing or left wing. There is a slight distrust of India's actions in America. डॉक्टर जयशंकर ने इतनी लंबी बातें की. देखिए, निखिल गुप्ता अभी भी पड़े हुए हैं जेल में. 7 महीने से कोई इंडियन गवर्नमेंट से बंदा उनसे बात नहीं किया. इंडिया रिलीज्ड इट्स इंक्वायरी अबाउट रॉ के एक्टिविटीज जस्ट 1 week बिफोर, होपिंग टू रीसेट रिलेशंस विद डोनाल्ड ट्रंप. वी डोंट नो कि ट्रंप इस मसले को बढ़ाएंगे या बंद कर देंगे, बट जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज है, दे हैव ट्राइड टू शट डाउन रॉज एक्टिविटीज इन देयर कंट्री. जर्मनी ने 4 बंदों को भिजा दिया, ऑस्ट्रेलिया ने पकड़ के 2 बंदों को भिजा दिया. सो ऑल द 5 आइस कंट्रीज आर अपसेट. इसका आप नतीजा देख रहे हैं, स्लोइंग डाउन ऑन वीजा प्रोसेस. 400 दिन लग रहे हैं अब अमेरिका को वीजा मिलने के लिए. सो देर आर सर्टन थिंग्स दैट आर एक्चुअली हैपनिंग विच शोज के रिलेशनशिप थोड़ी सावर हो गई है. एंड while Biden was willing to ignore the economic side of it,
मतलब खुद बाइडन इंडिया की चिप इंडस्ट्री में $500 मिलियन जैनेट येलन ने इन्वेस्ट करने की कोशिश की थी। ट्रंप इज नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट इन इंडिया चिप इंडस्ट्री। वो तो कहेगा क्या पागल हो गए हो, यहाँ पे इन्वेस्ट करें। ही वांट्स अभी $500 बिलियन वो अनाउंस किए हैं टू इन्वेस्ट इन AI रिसर्च एक्सेट्रा। सो आई थिंक दैट इंडिया इज गोइंग टू हैव टू मैनेज ट्रंप very carefully and not get distracted by optics या personal relationship। अगर वो इंडिया आ भी जाते हैं, those things are not what you need to do is to actually look at hardcore numbers of investments, foreign direct investments, direct government interest। थैंक यू प्रोफेसर खान। रोहित जी के पास चलता हूँ। रोहित जी, आप जो हमने टच किया है उन विषयों को, लेकिन अमेरिका में रह रहे भारतीयों या भारतवंशियों के हित कैसे प्रभावित होंगे डोनाल्ड ट्रंप के आने पर, इस पर मैं आपका जवाब चाहता हूं। देखिए, ये एक पहला तो ये स्पष्ट हो गया इनॉग्रल स्पीच से ही कि ग्रीन कार्ड पे आप रह रहे हैं या H1B वीज़ा पे रह रहे हैं, आपका अगर अब बालक होता है, बालिका होती है अमेरिका में, तो जन्म के साथ सिटीजनशिप उसको नहीं मिलेगी। दूसरी बात यह है कि इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करेंगे। 18,000 का ऑफिशियल वे हैं जो डिटेंशन सेंटर्स में पड़े हुए हैं, वो आंकड़ा ज़्यादा भी हो सकता है जिसकी चर्चा हमने की। तीसरी बात H1B वीज़ा को लेकर के था कि ट्रंप का रुख क्या रहेगा। फाइनली एक बयान उनका अभी हाल में आया जिसमें उन्होंने कहा कि कॉम्पिटेंस पर उन्होंने जोर दिया। वो चाहते हैं कि स्किल्ड लोग, कॉम्पिटेंट लोग, इंजीनियर्स के बियॉन्ड भी अमेरिका आते रहें। इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका में रह रहे भारतीयों के लिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के क्या असर हो सकते हैं? देखिए, फार रीचिंग होंगे और ये तो पब्लिकली जो बात है, देखिए अगेन मैंने कहा था टेंजेंशियल चीजें होगी। वो नहीं चाहते थे कि अनडॉक्यूमेंटेड लोग यहाँ पे जो रह रहे हैं, एंकर भी एक नाम दिया जाता है कि वो इलीगल होते हैं, लेकिन वो यहाँ आते हैं जब उनके बच्चे हो जाते हैं। तो अमेरिका में ये रूल है कि फिर बॉर्न इन अमेरिका आप US सिटीजन बन जाइए, और जब 21 साल के होते हैं तो अपने जो इलीगल और अनडॉक्यूमेंटेड पेरेंट्स हैं उनके लिए ग्रीन कार्ड स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो ये तरीका स्पेशली साउथ अमेरिकन कंट्री से जो लोग आ रहे हैं वो बहुत सालों से, डेकेड्स से ये चलता है। इनफैक्ट जब से मुझे लगता है कि प्रोसेस है तब से चल रहा है, माफ कीजिएगा। तो उसको रोकने के लिए उनकी ये मंशा थी पहले एडमिनिस्ट्रेशन में भी कि बर्थ राइट सिटीजनशिप रोकी जाए। वो नहीं कर पाए। जब वो आए फिर इस बार उन्होंने ये बात कही और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जब डाला है तो उन्होंने सारे इमिग्रेंट्स उसमें लिख दीजिए। बात थी कैंपेन में कि अनडॉक्यूमेंटेड और इलीगल इमिग्रेंट्स होंगे, लेकिन उन्होंने लिखा है कि कोई भी अगर सिटीजन नहीं है, अगर पेरेंट में से एक सिटीजन होना जरूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडियंस को बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। इंडिया के इंडियंस कुछ 1 मिलियन से ज्यादा ऐसे हैं यहाँ पे जो वीजास पे रह रहे हैं, इंक्लूडिंग बोथ प्राइमरी और उनके बच्चे और वो सब। तो पहले तो उनको ग्रीन कार्ड नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि अमेरिका 7% कंट्री कैप लगाता है। भारतीय किसी ने जिसने 2020 में अपना ग्रीन कार्ड एप्लीकेशंस का अप्रूव हुआ होगा, उसको 134 ईयर्स लगेंगे टू गेट द ग्रीन कार्ड। तो लाइफ टाइम में जितने भी लोग हैं, मुझे लगता है 2017, 18, 19 के बाद से उनको ग्रीन कार्ड मिलना बहुत मुश्किल है। तो आप ग्रीन कार्ड ऐसे ही नहीं मिल सकता। एक जो अदर वे था कि भाई अगर आपका US बॉर्न सिटीजन है तो शायद जब वो 21 साल के हों वो आपको ग्रीन कार्ड दे दें। आई थिंक अब वो भी, अगर ये इसकी मान्यता मिल जाती है कोर्ट में, जो मुश्किल बहुत है, ये 14th अमेंडमेंट को चैलेंज किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और फिर वहां से हमें पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या डिसीजन देती है। लोगों का, एक्सपर्ट्स का फिलहाल ये मानना है कि इसको अपहेल्ड नहीं कर पाएंगे कोर्ट्स में, और ये एक चुनावी प्रॉमिस था जो उन्होंने कर दिया, लेकिन ठीक है अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ, काइंड ऑफ अ थिंग। तीसरी चीज H1B वीजास, देखिए अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारी कंपनीज के लिए इंपॉर्टेंट है। और ट्रंप ने जो अपना बयान भी दिया अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्हाइट हाउस से, उन्होंने कहा कि मुझे दोनों साइड ऑफ आर्गुमेंट सही लगते हैं कि लोगों ने यहां आकर अमेरिकन जॉब्स नहीं लेने चाहिए, प्लस H1B वीजा जो है वो इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि टेक कंपनीज को ये चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने H2B वीजा की बात की, जिसमें वो बात कर रहे थे कि कोई शेफ है या कोई वाइन कॉनोसर है, वो आके उनकी भी जरूरत है अमेरिका को। तो अमेरिका कर्टेल नहीं कर पाएगा क्योंकि डिमांड इतनी है, जॉब्स इतने हैं, टेक्निकल जॉब्स इतने हैं। लेकिन आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर इंडियंस टू रियलाइज, और मैं ये कहूंगा कि जो भारत में जो टेकीज हैं, जो लोग हैं, दे शुड फाइंड डिफरेंट पैस्चर्स। मतलब आप यूके चले जाइए, आप जर्मनी में हमने देखा है कितने तरह से लोग दे आर इनवाइटिंग अ लॉट ऑफ इंडियन पीपल। अमेरिका में आप आके यू आर एक्सपोजिंग योरसेल्फ टू, आपको हमेशा 2 साल में वीजा रिन्यू कराना है, आपको वीजा की डेट्स नहीं मिलेगी, आप इंडिया जाएंगे तो हमेशा प्रॉब्लम होगी। ट्रंप, जो स्टीफन मिलर है, उन्होंने पूरी कोशिश की थी 2019 और 20 में
कि H1B वीजाज में जो रिजेक्शन रेट था सबसे हाई चला गया था, तो आपने अगर 10-15 साल अमेरिका में लगाए हैं तो आपको अपना सब बोरिया बिस्तर बांध के यू हैव टू गो बैक टू इंडिया। ऐसा बाकी फॉरेन कंट्रीज और वेस्टर्न कंट्रीज नहीं करती, वो एनकरेज करती है। यूके में आप जाइए 5 साल अगर आप उनके एक टीयर 2 वीजा पे है, टीयर 1 वीजा, यू गेट सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली, वहां पे आपको ग्रीन कार्ड का चेंज वो होता ही नहीं है चक्कर। अमेरिका का इमिग्रेशन सिस्टम इतना ज्यादा खराब है, बर्बाद है, मैं कहूंगा कि इवन आफ्टर गिविंग योर यूथ, आप 20 साल में 22 साल में अमेरिका आइए, आप 15 साल यहां लगाइए, फिर भी एक पॉलिसी चेंज और आपकी जो पूरी लाइफ है वो पूरी चेंज हो जाएगी। तो आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट कि भारत में जो यंग लोग हैं, और मैं उन सबसे कहना चाहूंगा आपके शो के माध्यम के थ्रू, जो स्टूडेंट वीजा पे आना चाहते हैं, जो H1 वीजा पे आना चाहते हैं, आप गिव अ हार्ड लुक कि आप सचमुच डू यू वांट टू डू दैट। इतने अनप्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट में आपको यहाँ आना चाहिए या नहीं। कंपनियों की जरूरत है, बिल्कुल, वो तो चाहेंगे कि यहाँ पे लोग आए और उनको बॉन्डेड लेबर जैसा, जिसे इंडेंचर्ड सर्विट्यूट कहते हैं, वैसे रखा जाए, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है। जिस दिन वीजा गया उस दिन आप अमेरिका से बाहर, तो उनके लिए तो आप बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय सरकार के लिए भी आप इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इतना ज्यादा यहां से डॉलर अमाउंट इंडिया में भेजते हैं, इट हेल्प्स बिल्ड द रिजर्व्स। इसलिए हमने देखा था सीतारमन ने 2017 में एक बयान दिया था कि हम बात करेंगे कि H1B वीजा होने चाहिए, बट एज एन इंडिविजुअल आर यू बेटर सर्व्ड? आप क्या भारत में ज्यादा अच्छी जिंदगी बिता सकते हैं? अगर उसका जवाब हाँ है तो बिल्कुल स्टे इन इंडिया। आई थिंक अमेरिकन ड्रीम फॉर इंडियंस बहुत पहले खत्म हो चुका था, और आई थिंक दिस इज अ फाइनल नेल इन द कॉफिन। और एक और चीज इसमें बात, ये आइडिया आज मेन स्ट्रीम हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर डाला है टू एंड बर्थराइट सिटीजनशिप, इसे मेन स्ट्रीम कर दिया अब उन्होंने। अब आप देखेंगे कि अगर सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट इसे बंद भी कर देती है तो ये पॉइंट, टॉकिंग पॉइंट बनता रहेगा, चलता रहेगा। हो सकता है 5, 8, 10, 15 साल बाद सचमुच कोई लॉ में इस तरह का बदलाव किया जाए, पर ट्रंप ने एक, जो हम बार बार कहते हैं कि उनका जो एजेंडा है अमेरिका फर्स्ट, अमेरिकन फर्स्ट, उसमें आई थिंक ही डजंट थिंक कि बाहर के लोगों को यहां पे आने के बाद सिटीजनशिप मिलनी चाहिए। और बात हम वापस उसी बात की करेंगे कि आप इसको अलग एंगल से भी देखिए। हम बात करते हैं राइज ऑफ इंडियन अमेरिकन पॉलिटिशियंस, और ये और वो कौन है ये लोग? काफी ऐसे भी लोग हैं जिनके पेरेंट्स टेम्पररी वीजा पे थे और उनको बच्चे हो गए। फॉर एग्जांपल कमला हैरिस की मां टेम्पररी वीजा पे थी, शी बिकेम अ बॉर्न सिटीजन ऑफ द यूएस एंड शी कुड रन फॉर ऑफिस। वो प्रेसिडेंसी के लिए भी रन कर सकती थी। तो कहीं ना कहीं आप वो अंडरलाइन करंट भी समझने की कोशिश कीजिए कि बर्थ राइट सिटीजनशिप एंड करने के बाद बहुत सारे ऐसे एवेन्यूज हैं जो यहाँ के बॉर्न जो बच्चे हैं उन्हें नहीं मिल पाएगा, एक्वायर कर सकते हैं वो सिटीजनशिप। फॉर एग्जांपल अगर उनके माँ बाप के बाद में सिटीजनशिप आ जाती है तो दे कैन स्पॉन्सर देयर किड्स टू गेट ग्रीन कार्ड एंड इवेंचुअली विल बिकम सिटीजंस, लेकिन दे वुड बी कॉल्ड एज नेचुरलाइज्ड सिटीजन एंड नॉट अमेरिकन बॉर्न किड्स। और वो बहुत बड़ा फर्क है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो स्टीव बैनन का जो थॉट प्रोसेस है उसमें हमें देखने को मिल रहा है कि दे डू नॉट वांट अ लॉट ऑफ दीज पीपल टू गो एंड डू बिगर एंड बेटर थिंग्स, स्पेशली पॉलिटिकली, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये अमेरिकन फैब्रिक को थ्रेटन करेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया रोहित शर्मा, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मुख्तार खान, और बहुत शुक्रिया गीता मोहन हमारे साथ जुड़े इस चर्चा में। आज के नेता नगरी में इतना ही। इस सत्र में अमेरिका पर बात हुई, इसके पहले राजनीतिक चर्चा भारत की आपने सौरभ द्विवेदी जी के साथ देखी। पहले हमारे यहाँ एक पुरानी कहावत रही है, को नृप होए हमें का हानि। कोई भी राजा बने हमें क्या ही फ़र्क पड़ता है, हमें क्या ही हानि है। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के दौर में दुर्भाग्य से हम ये कह नहीं सकते, स्पेशली अगर अमेरिका जैसे देश की बात हो। वहाँ अगर निज़ाम बदलता है, वहाँ व्यवस्था, सरकार, शासन, प्रशासन बदलता है तो उसका तमाम देशों पर असर पड़ता है, और भारत भी इससे अछूता नहीं है।